Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss the reflection and transmission of electromagnetic waves और स्पेसिफिकली एट नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब हम देखेंगे कि किस तरीके से जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर अगर उसके दरमियान में कोई रखा हुआ है आपने मीडियम जिसमें से उसने पास करना है या जिस जहाँ से उसने एंटर होकर दूसरे मीडियम में जाना है या मीडियम की बाउंड्री मौजूद है, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसे मीडियम में जा रही है जहाँ पर 90 डिग्री पर वो गुजर रही है। तो उस सूरत में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैसी होगी वो हम देखेंगे। तो यूजुअली आप देखें कि जब वेव एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो होता क्या है कि दो ही सूरत हाल पैदा हो सकती है वहां पर, या तो वो इस मीडियम से पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाएगी, इस चीज को हम कहेंगे ट्रांसमिशन। और दूसरी सूरत हाल क्या है कि वो इसकी बाउंड्री से टकराएगी और वापस आएगी, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब जब हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव incident on the boundary of a medium, yeah, when electromagnetic wave travels from one medium to the other medium and it bounces back from the boundary of the medium, it is called reflection. अब देखें कि ये बाउंड्री जो थी इस मीडियम की इससे ये बाउंस बैक हो गई है तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन अगर ये इससे बाउंस बैक होने की बजाय इसमें से ट्रांसमिट हो जाए तो उसको हम ट्रांसमिशन कहेंगे, यानी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो चुकी है। तो ये हम देखेंगे कि अब रिफ्लेक्शन इसकी कैसी होती है और इसकी ट्रांसमिशन जो है ये किस किस्म की है, वो अब हम उनकी कुछ कैलकुलेशंस जो है वो इसमें देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की जो प्रोपगेशन है वो किन किन डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, यानी हमारे पास पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ट्रांसवर्स होने की बजाय अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरीके से जो वेव की प्रोपगेशन है यानी उसकी वेलोसिटी या उसका जो वेव वेक्टर के है जो उसकी प्रोपगेशन को जाहिर कर रहा है वो है जेड एक्सिस में। और जो आपके पास इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो बॉडी जो है जो मीडियम है वन से सेकेंड मीडियम में जब ये जाती है आपके पास वेव, तो जो बाउंड्री सरफेस है दिस इज नॉर्मल इन द जेड डायरेक्शन, मतलब जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये मौजूद है, वेव के परपेंडिकुलर प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपके पास इंसिडेंट वेव है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और इंसिडेंट फील्ड को हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ई आई जो है ये आपके पास सिंपल इंसिडेंट वेव है। ई आई नॉट जब हम लेते हैं तो ई आई नॉट इसका एम्पलीट्यूड है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का, और साथ में आपके पास आएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा के वन सी माइनस ओमेगा टी ई। के वन सी यहाँ पर आएगा किस लिए, क्योंकि अभी जो आपके पास वेव है इट इज इन द फर्स्ट मीडियम, तो जो वेव वेक्टर होगा हम उसको के वन कहेंगे। अच्छा जी, अब अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, हम लेंगे V1 क्रॉस E1, और V1 को हम कैसे लेंगे कि 1/V1 इंटू के आई नॉट इंटू ई आई, सॉरी वी आई है ये इंसिडेंट जो वेलोसिटी है उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इंसिडेंट जो वेलोसिटी है वो आपके पास देखें कि जेड डायरेक्शन में है, और इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। अब हम ई जेड क्रॉस ई एक्स जब करेंगे इनका तो हमारे पास आएगा ई वाई, जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो ये हम जाते हैं इससे इसकी तरफ। तो जब हम अपनी फिंगर्स को राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ई वी वन से ई वन की तरफ रोटेट करेंगे तो जो रेक्टेड थंब है वो आपके पास वाई डायरेक्शन में आएगा, तो हम उसको ई वाई कहेंगे। तो अब हमारे पास आ गया 1/V1, और यहाँ पर ई आई की बजाय आएगा ई आई नॉट, और साथ में आएगा आपके पास ये सारा फैक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वन सी माइनस ओमेगा टी ई वाई। ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट। अब इसी तरीके से हम रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे कि ये वेव आई, इससे टकराई और वापस चली गई। जब वापस गई तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है रिफ्लेक्टेड वाला ये नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में चले जाएगा, जबकि ई रिफ्लेक्टेड आपके पास एक्स में ही है।
तो हम ई रिफ्लेक्टेड को लिखेंगे ई आर नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस के वन जी हो गया अब, इसलिए क्योंकि अभी भी ये के वन रीजन में ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गई है, माइनस जेड हो गई है। तो माइनस के वन जेड माइनस ओमेगा टी ई एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा बी जो रिफ्लेक्टेड है वो आपके पास कैसा आएगा। अब बी रिफ्लेक्टेड के लिए हम लिखेंगे 1 ओवर बी इंसिडेंट इंटू के आर नॉट, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम ई रिफ्लेक्टेड के साथ। जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो देखें अब हम चल रहे हैं यहाँ से यहाँ, यानी अब हम जब इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इरेक्टेड थंब जो है वो आता है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास नेगेटिव 1/b इंसिडेंट ई आर नॉट एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, और ये माइनस आयोटा माइनस के वन सी माइनस ओमेगा टी के बराबर आएगा, क्योंकि अब ये जो ई वाई है ना, ये एक्चुअली इसकी वजह से आया, ये माइनस इस ई वाई की वजह से। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट आ गया। अब इसी तरीके से जब ट्रांसमिटेड कंपोनेंट को देखते हैं तो ये वो कंपोनेंट है जो इस बाउंड्री से क्रॉस कर गया है। तो आप देखें कि ये एक्स जेड डायरेक्शन में ही इसकी प्रोपगेशन है, तो वी टी जेड डायरेक्शन में ही रहेगा, ई टी जो है वो एक्स में ही रहेगा। और जब हम इस पे राइट हैंड रूल लगाएंगे वी टू जी, तो बी टी जो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है वो आपके पास वाई डायरेक्शन में ही रहेगा। तो हम लिखते हैं पहले तो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। अब ये देखें कि ई टी नॉट एक्सपोनेंट आयोटा के टू जी आ गया। के टू क्यों आया है? क्योंकि अब हम मीडियम टू में आ गए। जब मीडियम वन में थे तो हमारे पास जो के वन है वो होगा, मीडियम टू में हमारे पास ये के टू बन जाएगा। तब हम लेंगे यहाँ पर के टू। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन है वो बनेगी आयोटा के टू जी माइनस ओमेगा टी ई एक्स। और इसी तरीके से अब अगर हम बी का ट्रांसमिटेड कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो दैट विल बी दिस 1/वी टी, मतलब ट्रांसमिटेड, इनटू साथ में आएगा के ट्रांसमिटेड इनटू ई टी। ये टू हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अब वेलोसिटी जो है मीडियम टू में कैसी है उसको हम यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये वी वन फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी है, तो ये सेकंड मीडियम की वेलोसिटी है। तो जब के इंटू ई टी करते हैं तो हमारे पास ई टी नॉट आ जाता है, और यहाँ पर आई के टू जी आ जाता है माइनस ओमेगा टी के साथ, और 1/v2 मौजूद है, और ई वाई में ये जा रहा है। ये आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास जब हम फर्स्ट मीडियम में देखते हैं तो फर्स्ट मीडियम में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है? इंसिडेंट वाला है, उसके अलावा रिफ्लेक्टेड वाला है। सेकंड मीडियम में देखें तो आपके पास सिर्फ ट्रांसमिटेड वाला है। यानी अब अगर आप इन इक्वेशंस को लिखना चाहें तो आप ये कहेंगे कि ई वन फर्स्ट रीजन में आपके पास कौन कौन से हैं, फर्स्ट मीडियम में आपके पास कौन कौन से हैं, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन से कंपोनेंट है फर्स्ट मीडियम में, बी इंसिडेंट प्लस बी रिफ्लेक्टेड। और सेकंड मीडियम में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का है ट्रांसमिटेड। इसी तरीके से सेकंड मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड का है बी ट्रांसमिटेड। अब हम लेते हैं बाउंड्री। बाउंड्री हम इसकी कहाँ लेंगे? इस पॉइंट पे लेंगे जहाँ पर हम z को 0 कह सकते हैं। यानी जो सेकंड मीडियम की और फर्स्ट मीडियम के दरमियान में डिफरेंस आएगा या इनकी डिस्टिंक्शन है वो बाउंड्री पर है। और ये जो सरफेस बाउंड्री है ये z इज इक्वल टू 0 पर मौजूद है। और इस पॉइंट पर हम कह देते हैं कि जो आपके पास at z is equal to 0 on the boundary the time varying term are same for all field iota omega t वाली जो टर्म है ये सब फील्ड्स के लिए बराबर है। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे? हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अब आएगी E1 इज इक्वल टू E2, मतलब जो Z इज इक्वल टू 0 पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट 1 बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट 2 के। तो उसके लिए फिर हम जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा इनकी एम्पलीट्यूड्स। ये है हमारे पास इंसिडेंट E प्लस रिफ्लेक्टेड E इज इक्वल टू E ट्रांसमिटेड, और नॉट रिप्रेजेंट करेंगे ये एम्पलीट्यूड्स हैं इनके। इसी तरीके से सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? वो है 1/μ1 b1 विल बी इक्वल टू 1/μ2 b2। ये जो बाउंड्री कंडीशंस है ना ये आपने याद रखनी है कि बाउंड्री पे जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
फर्स्ट कंपोनेंट मीडियम में जो उसकी वैल्यू है इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड मीडियम। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों साइड पर बराबर है बाउंड्री पर। बाउंड्री क्या होती है? जब दोनों सरफेस के जो दरमियान में रीजन है, दोनों मीडियम के दरमियान में जो एक मीटिंग पॉइंट है जहां से वो लैदा हो रहे हैं मीडियाज, तो उसको हम बाउंड्री कहते हैं। एक लाइन होती है ये जस्ट दो मीडियाज के दरमियान में, या जिस तरह हम देखें कंट्रीज की बाउंड्रीज की बात करें, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ इंडिया है, तो सेंटर में जस्ट आप देखें कि अगर हम लाहौर वाले बॉर्डर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक गेट लगा हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो जो सिर्फ सेंटर में एक वॉल होगी, बारीक सी एक लाइन होगी, उसको हम सरफेस होगी, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। अच्छा जी, अब आपने दोनों कंडीशंस लगा ली। अब B1 और B2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। B1 की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 1/V1 E इंसिडेंट 0। ये देखें, ये हमें मिली यहाँ से। हाँ, क्योंकि हमने कहा है कि ये ओमेगा टी वाले कंपोनेंट्स हर जगह पर सेम है, और ये देखें कि K1Z और K2Z वाले कंपोनेंट्स को भी हम तकरीबन हमने निगलेक्ट किया हुआ है, और हम लिख रहे हैं इस कंपोनेंट को 1/V1 एम्पलीट्यूड को ले रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आई नॉट, मतलब इंसिडेंट कंपोनेंट। इसी तरीके से फिर हम जब रिफ्लेक्टेड वाला लिखेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे -1/V1 ई आर नॉट, और फिर जब हम ट्रांसमिटेड वाला लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/V2 इंटू ई ट्रांसमिटेड। ये तीन हम जो वैल्यूज हैं इसको हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि μ1 और μ2 मौजूद है तो वो भी साथ में आ जाएगा। अब आप देखें कि इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांसमिटेड है, ये μ1 V1 हो जाएगा और μ2 V2 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन आ गया है V1। ये μ1 V1 दूसरी तरफ जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड बन गया है μ1 V1 ओवर μ2 V2 इंटू ई ट्रांसमिटेड, और यहाँ से हम ये जो टर्म है μ1 V1 ओवर μ2 V2 इसको हम बीटा कह सकते हैं। अब इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू बीटा ई ट्रांसमिटेड, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड, यानी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमने ले ली, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। इक्वेशन 1 को और 2 को जब ऐड किया तो हमारे पास आया जी ई इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, मतलब ये वाली टर्म, प्लस ई इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड, उसके बाद आ गया जी इज इक्वल टू ई ट्रांसमिटेड, और प्लस बीटा ई ट्रांसमिटेड। अब ये देखें आप, यहाँ से ये जो रिफ्लेक्टेड वाले कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल आउट हो गए हैं। हमारे पास 2E इंसिडेंट प्लस 1 प्लस बीटा ई ट्रांसमिटेड बच गया है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट हमें इंसिडेंट कंपोनेंट की फॉर्म में कुछ इस फॉर्म में मिल गया है, 2/1 प्लस बीटा ओवर 1 ओवर बीटा इंटू ई इंसिडेंट। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं माइनस। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ई इंसिडेंट प्लस ई रिफ्लेक्टेड माइनस ई इंसिडेंट प्लस ई रिफ्लेक्टेड आ जाएगा, ये देखें, और ई ट्रांसमिटेड माइनस बीटा ई ट्रांसमिटेड आ गया। अब आपके पास देखें इंसिडेंट वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और रिफ्लेक्टेड वाले कंपोनेंट आपके पास 2 ER नॉट बन जाएंगे, 1 माइनस बीटा ई टी नॉट हो जाएगा, और ये ई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा ओवर 2 ई ट्रांसमिटेड बन गया। अगर हम चाहें इसको भी इंसिडेंट फॉर्म में लिखना तो हम ई ट्रांसमिटेड की ये जो वैल्यू 3 में आई है इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 2/1 प्लस बीटा इंटू इंसिडेंट। और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हमें मिल जाएगी 1 बाय माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा इंटू ई इंसिडेंट। अच्छा जी, अब बीटा को ले लेते हैं। बीटा हमने लिया हुआ था, बीटा इज इक्वल टू μ1 V1 ओवर μ2 V2। हम कहते हैं कि दोनों साइड पर जो मैग्नेटिक परमेबिलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी म्यू नॉट है, तो हम इसको म्यू नॉट V1 ओवर μ2 V2 कर लेते हैं। यहाँ से म्यू नॉट से कैंसिल आउट हो गया, V1 ओवर V2 बच गया, और वेलोसिटीज का जो ताल्लुक है इसके साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ कुछ कैसा होता है कि अगर हम इसको C से इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो N1 विल बी इक्वल टू C बाय V1, इस फॉर्म में आ जाएगा ये, और N2 हमारे पास होगा C बाय V2। तो अब ये जो C बाय V1 है
इसकी जगह पर हमने लिख दिया n1, मतलब ये डिनोमिनेटर में आया, और c/v2 की जगह पर आ गया हमारे पास n2। हमने इस इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, हमारे पास जो n2 है उसकी वैल्यू आ गई c/v2 और n1 की वैल्यू आ गई c/v1। तो हमने बीटा को इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम 1 माइनस बीटा को लिखते हैं 1 माइनस n2/n1 की फॉर्म में। n यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू n1 माइनस n2 ओवर n1 आ जाता है। इसी तरीके से 1 प्लस बीटा जब हम लेते हैं तो वो n1 प्लस n2/n1 आ जाता है। हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा की वैल्यू लगा लेते हैं, मतलब ट्रांसमिटेड वाले कंपोनेंट में भी और इसके अलावा रिफ्लेक्टेड वाले कंपोनेंट में भी हम 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा की जब वैल्यूज लगाते हैं तो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट हमारे पास 2n1/n1 प्लस n2 e इंसिडेंट आ जाता है, जबकि रिफ्लेक्टेड वाला कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास 1 माइनस बीटा की वैल्यू n1 माइनस n2 ओवर n1 आएगी और 1 प्लस बीटा की वैल्यू n1 प्लस n2 ओवर n1 आएगी, तो n1 n1 कैंसल्स हो जाएंगे और आपके पास n1 माइनस n2 ओवर n1 प्लस n2 इंटू ई इंसिडेंट की फॉर्म में आ जाएगी। ये दो इक्वेशंस आपको रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कंपोनेंट की मिल गई हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट ये दोनों कंपोनेंट्स हर वक्त इन फेज रहेंगे, लेकिन ई रिफ्लेक्टेड का कंपोनेंट जो है ये आपके पास इंसिडेंट के साथ सिर्फ उस वक्त में इन फेज रहेगा जब n1 विल बी ग्रेटर देन n2 होगा। अगर n2 की वैल्यू n1 से बड़ी हो जाएगी तो जो रिफ्लेक्टेड है ये आपके पास आउट ऑफ फेज हो जाएगा 180 डिग्रीज, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। अब n1 वो मीडियम है जिससे वेव ट्रांसफर हो रही है दूसरे मीडियम में, तो अगर इसका आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है तो आपके पास रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट कंपोनेंट्स इन फेज रहेंगे, यानी कोई डायरेक्शन में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर n2 मीडियम जो है वो आपके पास मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर आप ये देखें कि आपके पास माइनस इंसिडेंट वाला आएगा, यानी अब रिफ्लेक्टेड वेव आउट ऑफ फेज है 180 डिग्रीज। अब हम कुछ इनकी इंटेंसिटीज की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी इंटेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं I इज इक्वल टू 1/2 VE एप्सिलॉन E नॉट स्क्वायर। यानी अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास होता था 1/2, दिस इज द वेलोसिटी एंड देन आपने लिया एप्सिलॉन और ई नॉट स्क्वायर। तो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट के लिए इंटेंसिटी है हमारे पास 1/2 v1 एप्सिलॉन 1 ई आर नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन 1 हमारे पास फर्स्ट मीडियम की ही परमिटिविटी है और रिफ्लेक्टेड के लिए हमारे पास क्योंकि वो वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाती है तो इसको फिर हम v1 और एप्सिलॉन 1 ही लेते हैं। अब हम ई आर नॉट स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि हमने यहाँ से ली हुई है n1 माइनस n2 ओवर n1 प्लस n2 इंटू ई इंसिडेंट और इसका आ गया स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो E1 नॉट स्क्वायर और साथ में ये जो कंपोनेंट है इसको हमने लिखा है इंसिडेंट फॉर्म में, क्योंकि इंसिडेंट के लिए हमने कहा है दिस इज इक्वल टू 1/2 v एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। तो अब ई नॉट स्क्वायर और साथ में v1 एप्सिलॉन 1 और 1/2 i1 आई इंसिडेंट बन जाएगा। तो I reflected will be equal to n1 minus n2 over n1 plus n2 whole square into I incident। इंसिडेंट इंटेंसिटी के बराबर आ गया। अब रिफ्लेक्टेड को अगर हम इंसिडेंट से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी पर इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, मतलब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव to the intensity of the incident wave is called reflection coefficient, which is equal to n1 minus n2 plus n1 plus n2 whole square। इसी तरीके से अगर हम ट्रांसमिटेड वेव की इंटेंसिटी देखना चाहें तो ट्रांसमिटेड वेव की इंटेंसिटी होगी हमारे पास 1/2 v2 एप्सिलॉन 2 ई आर नॉट स्क्वायर, यानी आपके पास v2 और e2 यहाँ एप्सिलॉन 2 क्या है, सेकंड मीडियम की बात हो रही है और e रिफ्लेक्टेड वेव की बात आ रही है। तो सॉरी ये रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसमिटेड है। दिस इज ट्रांसमिटेड।
अच्छा जी, V2 एप्सिलॉन नॉट ट्रांसमिटेड, क्योंकि जब वो ट्रांसमिट हो गई है दूसरे मीडियम में, फिर हमारे पास सेकंड मीडियम की परमिटिविटी आएगी। यहाँ पर भी सेकंड मीडियम एप्सिलॉन 2 इज द परमिटिविटी ऑफ द सेकंड मीडियम। तो अब हम ई टी नॉट जो है ट्रांसमिटेड कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो 2n1 बाई n1 प्लस n2 इंटू ई इंसिडेंट की फॉर्म में है, उसको हमने पुट किया तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर ई इंसिडेंट इंटू 1/2 V2 एप्सिलॉन 2 ये चीज़ मौजूद है। लेकिन हमें ये पता है कि इंसिडेंट के लिए हमारे पास V1 एप्सिलॉन 1 होना चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को V1 एप्सिलॉन 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इससे इसको डिवाइड भी कर देते हैं। जब ये हम करेंगे तो 1/2 V1 एप्सिलॉन 1 ई इंसिडेंट स्क्वायर, ये हमारे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी बन जाएगी, और V2 बाय एप्सिलॉन नॉट बाय V1 एप्सिलॉन 1 साथ में आ जाएगा। अब क्योंकि जो एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2 है, दिस इज नियरली इक्वल टू V2 ओवर V1, तो यहाँ से हमें ये चीज़ बन जाएगी N1 बाय N2 के बराबर। कैसे कि क्योंकि हम अगर इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो ये कुछ C की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट, और इसका अंडर रूट जो है वो भी तकरीबन इसकी ही रेशो के बराबर है। तो हमारे पास दिस विल बिकम इक्वल टू, जैसे हमने पहले किया है कि n इज इक्वल टू c बाय v, तो उसी फॉर्म में हमारे पास जो v2 बाय v1 है वो हमारे पास n1 बाय n2 के बराबर आ जाएगा। तो हम इनके लिए लिखेंगे जब E2 ओवर E1 की फॉर्म में इसको लेते हैं तो दिस बिकम्स इक्वल टू N2 ओवर N1 होल स्क्वायर। और इसी तरीके से आप ये देखें कि जो V2 ओवर V1 है उसके लिए आपने लिखा N1 ओवर N2, तो 2n1 ओवर n1 प्लस n2 होल स्क्वायर, और ये आ गया इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी। E2 ओवर E1 के लिए आपने N2 ओवर N1 लिखा, क्योंकि ये आपके पास जो इंटेंसिटीज है का ताल्लुक मौजूद है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, सॉरी परमिटिविटीज का। अब ये सारी वैल्यूज को जब हमने पुट किया और हमने इनकी स्क्वेयरिंग वगैरह की, तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, यानी n1 स्क्वायर और n1 है तो एक n1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, n2 एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा जी n2 ओवर n1। यहाँ से जो n2 ओवर n1 बचेगा आपके पास, तो ये 4n1 स्क्वायर होगा, एक n1 n1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा जी 4n1 n2 ओवर n1 प्लस n2 होल स्क्वायर I1। और ये सॉरी I इंसिडेंट, आप इस इंसिडेंट इंटेंसिटी को ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी से डिवाइड करें तो ये आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिशन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट वेव इंटेंसिटी इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब अगर हम ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को ऐड करें, यानी क्वेश्चन नंबर 8 और 10 को ऐड करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है इनको ऐड करने के बाद दैट इज इक्वल टू 1, जो कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है कि कुछ वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है, कुछ ट्रांसमिट हो गई है, और जब इन दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल रिजल्ट 1 आता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, some of energy has been converted into the reflected wave and some of energy has been converted into the transmitted component of the wave, total energy is conserved। तो ये हमारे पास उस सूरत में है जब हमने जो बाउंड्री है उसके ऊपर जब हम वेव की को एट नॉर्मल इंसिडेंट ऑब्जर्व करते हैं कि वेव जो है इट इज ट्रेवलिंग और प्रोपगेटिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू द मीडियम 2 एंड इट इज एंटरिंग द मीडियम 2 एट नॉर्मल इंसिडेंट, मतलब 90 डिग्री पर ये प्रोपगेट करती हुई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है।